स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मयंक पे। आज हम बात करने वाले हैं कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसको हमने कहा था कि 3 वीडियोज़ में हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। ठीक है, इससे क्योंकि ये एपिसोडिक है तो आप इससे पहले का जो लेक्चर है ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं। तो हम यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो कल हमने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात तो कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या ऑर्डिनल यूटिलिटी से संबंधित रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जितना हो सके इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो वो कवर हो जाए, प्लस सब्जेक्टिव तो होगा ही। ठीक है, तो हम तो जो मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ वो हमारे दोनों तरीके से काम करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका, क्योंकि ये बहुत ईजी है, सिंपल पढ़ने में भी है और वर्ड टू वर्ड आपको आसानी से याद रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें इसके। ठीक है, और जो मैं होमवर्क देता हूँ उसको आप ज़रूर करके भेजें, इससे आपका खुद का असेसमेंट हो जाएगा उससे और आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो आई विश कि आप कमेंट कर दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कार्डिनल अप्रोच हमारा हो गया था, अब हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो है हमने कल ही बता दिया था इसके बारे में कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है एक्चुअली वो इंट्रोड्यूस हुई थी कब, पेरोटी के टाइम पर 1906 में। ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो किसने दी थी, वल्फ्रेडो पेरेटो जो है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने इसमें मैथमेटिकल लाने का ट्राई किया हुआ था, लेकिन इसकी अगर पूरा कंप्लीट जो वर्जन है वो किसने दिया था, जे आर हिक्स और आर जी डी एलन ने अपने एक राइटिंग्स में जिसका नाम था आ रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू 1934 में जो पब्लिश की थी उसमें उन्होंने बताया हुआ था। इसके बाद जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था, उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आई हुई थी जो कि पॉल सैमुअल्सन ने दी थी 1938 में। तो ये इस हिसाब से हम देख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो जो इंडिफरेंस कर्व है इसका कॉन्सेप्ट एजवर्थ ने दिया था, लेकिन ड्रॉ जो है वो किसने किया था, पेरेटो ने। ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट जो इसका एनालिसिस है वो हमको हिक्स एंड एलन के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में देखने को मिलता है। तो अब हमने जो कार्डिनल अप्रोच जो पढ़ी थी, तो कार्डिनल अप्रोच में हम देखते हैं कि कार्डिनल अप्रोच क्या बताता है, वो गणनावाचक दृष्टिकोण है जहाँ पर हम यूटिलिटी जो है उसको हम मीजर कर सकते थे नंबर के माध्यम से। ठीक है, तो अगर मैंने एप्पल खाया और एप्पल से मैं एज्यूम करूंगा कि उससे मुझे 10 की यूटिलिटी मिली, फिर मैंने दूसरा एप्पल खाया उससे 4 की यूटिलिटी मिली, तो हम क्या है उस यूटिलिटी को काउंट कर पा रहे हैं और जैसे ही हम काउंट करेंगे तो उसको कंपेयर करना भी पॉसिबल हो जाता है। तो कार्डिनल अप्रोच जो है बेसिकली यह बताता था कि जो यूटिलिटी है उसको नंबर से मेजर किया जाता था और जिसकी यूनिट हुआ करती है क्या, यूटिल्स। ठीक है, लेकिन जब ये आया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर जो है बेस्ड है, क्योंकि जो एक उपयोगिता है वह एक क्या है, मानसिक एहसास है। यह वजन को जैसे किलो में होता है, डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में मापते हैं, उस प्रकार से हम यूटिल्स को नहीं माप सकते। ये एक काल्पनिक इकाई है और जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर इसका उपयोग करना सही नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वह जो है कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्शल ने माना कि जो पैसे की वैल्यू है सबके लिए हमेशा समान रहती है, जो कि गलत है। तो अमीरों के लिए उस 1 रुपए की वैल्यू कितनी कम होगी और एक गरीब व्यक्ति के लिए 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, आप खुद समझ सकते हैं कि गरीब के लिए वैल्यू ज़्यादा होगी और एक अमीर के लिए उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जो यूटिलिटी है उसको काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रैंक दे सकते हैं, हम उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये बात कही गई कि अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, तो ऑरेंज है या एप्पल है, तो आपने कह दिया कि मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू ऑरेंज, तो यहाँ पर क्या दे दिया, रैंक दे दिए कि आपको एप्पल सबसे पहले पसंद है और फिर ऑरेंज पसंद है, तो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक दे सकते हैं। लेकिन आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे एप्पल कितना पसंद है ऑरेंज से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर की तो बात की गई है, प्रेफरेंस की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का मेजरमेंट की बात नहीं की गई है। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम देखते हैं कि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेजर ही नहीं किया जा सकता, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं रहता है, एब्सेंस रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात की जाती है, यहाँ पर संख्याओं से नहीं मापा जाता बल्कि क्रम देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुझे चाय जो है वह कॉफ़ी से अधिक पसंद है, तो आपने प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि चाय कितनी ज़्यादा है, 10 यूटिलिटी ज़्यादा है या 20 यूटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम नंबर में नहीं काउंट कर सकते और रियलिस्टिक भी नहीं है। कैसे बताओगे, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपना बताएगा। ठीक है, कोई कहेगा कि
एक पिज़्ज़ा खाने से मुझे 50 की यूटिलिटी मिलती है, फिर हो गया 40 की मिलती है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कहलाती है हमने क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी। और अगर हम इसका अंतर देखें ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच में, तो हमको ये देख समझ में आता है कि पहला है क्या, कार्डिनल यूटिलिटी जो है एग्जैक्ट यूनिट्स में मापी जा सकती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम रैंक्स देते हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो उसमें क्या है, यूटिल्स 5, 10, 15, 20 इसके माध्यम से मापा जा सकता है, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा कार्डिनल, तीसरा पॉइंट क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी जो है इसको यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। जब डिफरेंस लिखें अगर आए तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी का जो बेस है वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम जो है वह इसका आधार है, मैंने बताया हुआ भी था। और वहीं जब ऑर्डिनल यूटिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां उसका जो आधार है इंडिफरेंस कर्व का, वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो लेस रियलिस्टिक है, जबकि ऑर्डिनल मोर रियलिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पर हम मानते थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वह कांस्टेंट होती है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी में रैंक देते हैं तो यहाँ एमईएम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन द ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज रैंक्ड नॉट मेजर्ड, जो मैंने बात बताई हुई है। अब इसके फीचर्स देखें तो क्या होता है, क्या इंडिफरेंस कर्व पर आधारित है, सेटिस्फेक्शन को रैंक किया जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता। यहाँ जो कंज्यूमर होगा वो रेशनल होगा। रेशनल का मतलब क्या है कि वह हमेशा यह सोचेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले, ठीक है। यह वह हमेशा मानकर चलेगा कि उपभोक्ता क्या है, रेशनल है, समझदार है, और वह हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसको ही रेशनल बिहेवियर कहते हैं। मतलब कि अगर वो कोई मार्केट में जैसे सब्जी लेने गया तो वो ये देखेगा कि भैया बेस्ट सब्जी कौन सी है, कच्ची और खराब सब्जी तो लेकर नहीं आएगा, तो वह देखा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस में मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है, यह एज्यूम करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। मतलब कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है, वह दूसरी वस्तु को छोड़ने की इच्छा क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। और लास्ट है क्या, ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस को फॉलो करता है, मतलब मोर इज बेटर। अगर उसके पास दो ऑप्शन है, एक बंडल है जिसमें 5 सेब और 4 अनार है, और दूसरा बंडल है 6 सेब और 6 अनार है, तो वो किसको चूज करेगा, 6 सेब 6 अनार, क्योंकि वो हमेशा क्या चाहता है, उस बंडल को चुनेगा जिसमें कमोडिटीज की मात्रा जो है वो अधिक हो, ठीक है। इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसमें को हिंदी में भी देख सकते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं एक रूप वरीयता, या फिर इसको एक और नाम भी रहते हैं, एक दिष्ट अधिमान भी कहते हैं इसको, ठीक है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसके बाद अगर हम देखें इंडिफरेंस कर्व की बात अगर हम करें, तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि यह बेसिकली मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो कॉन्सेप्ट जो एजवर्थ ने दिया था, और उसके बाद कर्व्स किसने ड्राइव करे थे, परेटो ने, और पूरा कंप्लीट जो है वो दिया था जीआरएक्स एंड एलन ने 1939 में। अब जो है इन्होंने क्या बताया था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी हमें पता है कि हम रैंक देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, इंडिफरेंस कर्व जो है यह कंज्यूमर की वो सारी कॉम्बिनेशंस को बताता है, दो गुड्स की वो सारी कॉम्बिनेशंस बताता है जहां पर उपभोक्ता समान रूप से संतुष्ट है, ठीक है। मतलब कि हर कॉम्बिनेशन पर वह इंडिफरेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वह ए कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करे, चाहे बी को करे, चाहे सी को करे, चाहे डी को करे, हर जगह उसको समान रूप से संतुष्टि मिल रही है। मतलब एन इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है जिसमें उपभोक्ता को समान रूप से संतुष्टि मिलती है, दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। द कंज्यूमर हैज नो प्रेफरेंस फॉर वन कॉम्बिनेशन, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए जो है वह उपभोक्ता प्रेफर नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ए ज्यादा पसंद है बी से, ये बी ज्यादा पसंद है सी से। उस एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे और उस हर एक पॉइंट पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी, इसी को कहते हैं इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मतलब कि क्या हुआ, वह इंडिफरेंट है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस कर्व को कहते हैं। अब कुछ कह रहे थे कि इंडिफरेंस कर्व और पीपीसी कर्व में हमको कंफ्यूजन होता है, तो इंडिफरेंस कर्व और पीपीसी कर्व में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपीसी कर्व जो है वो किसकी बात करता है, अर्थव्यवस्था की बात करता है कि अर्थव्यवस्था के पास जितने गिवन रिसोर्सेज है उन सारे रिसोर्सेज में वो उन सारी कॉम्बिनेशंस को बताता है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज का यूज करके उन दो कॉम्बिनेशंस को, उन दो गुड्स की किस किस कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो वो बताता है पीपीसी कर्व, जो कि कॉनकेव शेप का होता है। अब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो वो क्या बताता है, कंज्यूमर के साइड से है ये,
कि कंज्यूमर जब 2 गुड्स को परचेज करता है तो वो सारी कॉम्बिनेशंस दर्शाता है उन 2 गुड्स की, जहाँ पर उसको सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिले। मतलब इसका अगर हम कर्व देखें तो कर्व में देखें अगर उसके पास एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन जो शेड्यूल बना हुआ है सामने, तो हमने अगर एक्स को मान लिया एप्पल और वाई को मान लिया ऑरेंज तो अगर उसके पास 4 एप्पल है और 12 ऑरेंज है तब भी उसको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना कि उसको 5 एप्पल और 8 ऑरेंज में मिल रहा है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे उसको ए कॉम्बिनेशन दे दो, चाहे बी कॉम्बिनेशन दे दो, चाहे सी कॉम्बिनेशन दे दो, चाहे डी कॉम्बिनेशन दे दो, ये जितनी भी कॉम्बिनेशन बनी हुई है उन हर पॉइंट को जब अपन मिला लेते हैं तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख भी रहे हैं कि हमने एक्स एक्सेस पर गुड एक्स ले लिया और वाई एक्सेस पर गुड वाई ले लिया। तो पहला पॉइंट क्या है, हमने जो है वाई की हम कितनी 12 यूनिट्स लिए हुए हैं और एक्स की हम 4 यूनिट्स लिए हैं, तो वहां पर पॉइंट लिया और इन सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे करके हमने मिला दिया ए बी सी डी ई। तो जो कर्व बनता है वो इंडिफरेंस कर्व बनता है। मतलब इस कर्व के हर एक पॉइंट पर उपभोक्ता समान रूप से संतुष्ट है, मतलब इंडिफरेंट है। ठीक है, तो चाहे वह 5 एप्पल या 8 ऑरेंज ले ले तब भी उतना ही संतुष्ट है जितना वो 7 एप्पल और 6 ऑरेंज में है। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे वो एक्स की यूनिट को बढ़ाता चला जा रहा है वैसे वैसे वाई की यूनिट्स क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, ऐसे वो क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, कि एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को आपको त्याग करना पड़ता है और ये क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि आप सोचिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पर काम करता है। यह इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप उपभोग करते चले जाएंगे उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या है, कम होती चली जाएगी और जो चीज़ अपने पास कम होती है ना उसकी फिर अपन वैल्यू ज़्यादा करने लगते हैं। तो जैसे आप देखिए कि पहला जब 4 से 5 पे हम गए, एक हमने कंजम्पशन बढ़ाया एक्स का, तो हमने पहली बार में कितने वाई का त्याग किया, 4 वाई त्याग कर दिए 12 से 8 पहुंचने पर। ठीक है, अब लेकिन एक और जब हमने एक्स कंजम्पशन बढ़ाया 5 से 7 तो हमने कितने वाई का त्याग किया, 8 से 6 पर 2 का ही त्याग किया। ठीक है, और फिर 7 से 9 पर गए तो फिर हमने कम किया। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है जो वो क्या है, घटता चला जाता है जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाते चले जाते हैं। जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इस वजह से वो क्या करता है, उसको धीरे धीरे करके कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या हिंदी में डेफिनेशन लिखी हुई है कि उदासीनता वक्र जो है वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता किसी एक संयोजन को दूसरे से अधिक पसंद नहीं करता, सभी संयोजन उसे समान रूप से संतुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके बाद देखें अगर assumptions की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व के assumptions क्या है। इंडिफरेंस कर्व जो अपन पढ़ते हैं तो कुछ बातें हम ध्यान में रख के चलते हैं। जैसे कि पहला क्या है कि इंडिफरेंस कर्व में केवल 2 वस्तुओं का ही लिया जाएगा। अब क्यों लिया जाएगा 2 वस्तुओं को, सिंप्लिसिटी के लिए हम लेते हैं कि जिससे आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, पहला 2 वस्तुएं ली जाती हैं। दूसरा, कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा चाहता है कि और मिल जाए और मिल जाए, तो इसलिए उसको नॉन सेटिएटी बोलते हैं कि मोर इज बेटर। एक रेशनल इंसान हमेशा उस ऑप्शन को चूज करेगा जहां उसे ज्यादा सामान मिलेगा, तो वो हमेशा चाहता है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है, तीसरा क्या है कि जैसा हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ऑर्डिनल उपयोगिता की बात करते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्रमबद्ध है, नंबर नहीं चलता, यहाँ पर रैंक चलती है। और फिर अगला डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर हमको देखने को मिलती है। अगर आपके पास जैसे बहुत सारे एप्पल्स हैं और थोड़े से बनानास हैं तो आप एक बनाना और पाने के लिए बहुत सारे एप्पल्स छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जैसे जैसे आपके पास एप्पल्स कम होते जाएंगे आप उन्हें छोड़ने में कंजूसी करेंगे। इसी वजह से जो है इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स शेप का होता है। उसका कारण क्या है, यह है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हमने जब पीपीसी पढ़ा था तो पीपीसी में क्या था कि पीपीसी का कॉनकेव कर्व होता है। उसका कारण क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है, बढ़ती चली जाती है, इंक्रीजिंग रहता। तो बस ये याद रखना कि पीपीसी में एमआरटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस की वैल्यू घटती चली जाती है। तो ये आप एक ऐसा बना के लिख सकते हैं याद रखने के लिए। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि ठीक है, उपभोक्ता रेशनल होता है, अधिक संतुष्टि प्राप्त करने चाहता है, सीधी सी बात। और रेशनल यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, ट्रांसिटिविटी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर उसका मतलब है कि अगर आपको ए के मुकाबले बी पसंद है और बी के मुकाबले सी पसंद है तो सीधी सी बात है कि आप ए के मुकाबले सी भी पसंद होगा। ठीक है, मतलब ए से बेटर आपको बी लगता और बी से बेटर सी लगता, तो आपको सी हमेशा ए से बेटर ही लगेगा कि नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो ये होती है अपनी ट्रांजिटिविटी। और कंसिस्टेंसी क्या कहती है, अगर आज आपने कहा कि आपको चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है तो कल आप बिना किसी ठोस कारण के ये नहीं कह सकते कि कॉफी बेकार है। ठीक है, तो आपका जो चॉइस है वो टेस्ट है वो सेम रहेगा। तो वो कंसिस्टेंसी की बात करता है।
ठीक है। तो उसमें लॉजिक होनी चाहिए जो भी आप बात करते हैं, इसलिए कंसिस्टेंसी का यहाँ बात की जाती है। इंडिफरेंस मैप क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस मैप को कहते हैं उदासीनता मानचित्र। एक इंडिफरेंस मैप में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलते हैं, इसीलिए कहा जाता है इसको फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स भी कहते हैं। ठीक है, हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी जितने कर्व हैं वो अलग अलग लेवल को दर्शाएंगे, और जो भी ओरिजिन से जितना दूर चला जाएगा वह उतने ज्यादा सेटिस्फेक्शन को दर्शाएगा। ठीक है, जो ओरिजिन के पास होगा, ओरिजिन मतलब ओ, ठीक है, ओरिजिन से जो पास होगा उसमें कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ओरिजिन से जो दूर होता चला जाएगा उसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। अब ऐसा क्यों मिलेगा? क्योंकि ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे तो आपकी गुड्स भी तो बढ़ती चली जाएंगी। मतलब एक्स की क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो और वाई की क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जब दोनों क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फेक्शन भी तो ज्यादा ही मिलेगी, सेम तो नहीं मिल सकती ना। तो इसी वजह से क्या हमको ये देखने को मिलता है कि जो i4 है वो बड़ा रहेगा i3 से, i3 बड़ा रहेगा i2 से, और i2 बड़ा रहेगा i1 से। मतलब इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है एक इंडिफरेंस मैप। यहाँ पर एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊंचे कर्व हमेशा कम से कम एक चीज की क्वांटिटी को पिछले वाले से ज्यादा दर्शाएगा। ठीक है, इसी वजह से वो हायर लेवल, हायर सेटिस्फेक्शन को देता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए ये बात कही जाती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व्स की। ठीक है, इनको आप कर्व्स जब भी अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप इनमें कर्व्स जरूर बनाएं। ठीक है, डिफरेंस कर्व की अगर प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो आप कर्व जरूर बनाएं इसमें। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि डिफरेंस कर्व में सबसे पहली बात क्या कही गई कि आई सी इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। मतलब यह है अंदर की ओर झुका हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, उन्नतोदर कहते हैं। कि जो क्या बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व जो है वह कैसा होता है, उन्नतोदर होता है। जबकि हमने वो पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो कैसा था, नतोदर हुआ करता था। ठीक है, उन्नतोदर क्यों होता है, इसका शेप कॉन्वेक्स क्यों होता है? कारण उसका यही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे जैसे आप गुड एक्स की मात्रा बढ़ाते जाएंगे आप गुड वाई को छोड़ने की इच्छा कम कर देते हैं। यानी आप हर एक्स्ट्रा एक्स के लिए वाई की कम और कम सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है घटती हुई MRS कहा जाता है। दूसरा क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यह हमेशा लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब ये अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता कि ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ ऊपर की तरफ चला जाए स्ट्रेट लाइन, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रखना है और आप एक चीज बढ़ा रहे हो और दूसरी चीज कम करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ नहीं बढ़ सकती, वरना सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमको सेटिस्फेक्शन का लेवल तो सेम रखना है, इस वजह से हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को हमको कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दर्शाते हैं, जो अभी मैंने बता ही दिया कि मोर इज बेटर मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, दो इंडिफरेंस कर्व जो है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि क्या है, अगर यह एक लॉजिकल रूल है, अगर दो आईसी एक दूसरे को काटते हैं तो इसका मतलब होगा कि उस पॉइंट पर दोनों अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल्स पर एक बराबर हो गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर आईसी अपनी एक अलग वैल्यू रखता है। जैसी दो अलग अलग ऊंचाई वाली सीढ़ियां एक ही जगह नहीं हो सकती, वैसे ही क्या है, दो इंडिफरेंस कर्व्स भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये इंडिफरेंस कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि छोटे वाला, अगर आप सोचो कि आपने चार इंडिफरेंस कर्व बना दिया और हर एक इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अगर 2 सेब और 2 केला से जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना ही आपको 10 सेब और 10 केला से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर हर एक इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट रहा है तो मतलब नीचे वाला और ऊपर वाले से सेटिस्फेक्शन बराबर है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि आईसीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, पास में आ सकते हैं, नियर बाय आ सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। अब एक और चीज है कि आईसी कर्व जो है वो एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, एसिम्प्टोट नेचर क्या होता है, व्हाट इज एसिम्प्टोट नेचर? इसका मतलब है वह दोनों एक्सेस को टच नहीं करता, ना ही वो एक्स एक्सेस को टच करेगा और ना ही वो वाई एक्सेस को टच करेगा। अगर वो दोनों में से किसी भी एक्सेस को टच करेगा, इसका मतलब क्या है कि एक किसी ना किसी दो गुड हैं, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, उन दोनों में से किसी ना किसी एक कमोडिटी का कंजम्पशन उसने जीरो कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक ही कमोडिटी को कंज्यूम किया। और जब अगर वो एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन ये है कि यहाँ पर दो कमोडिटीज हम लेंगे, तो ये तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्या होता है, दोनों ही जो एक्सेस होती है, एक्स और वाई एक्सेस, दोनों को
टच नहीं करता है, ठीक है। इसी नेचर को क्या कहा जाता है, एसिम्प्टोटिक नेचर कहा जाता है। याद रखना, ये हमेशा उसमें पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये शब्द जो है, ये शब्द नहीं बनता है लोगों से, और आप वीडियोस भी देखेंगे तो उनमें नहीं देखने को मिलता है। एक नई चीज है जो हम देखते हैं कि नए जो एग्जाम्स है उसमें पूछी जाती है, वीक ऑर्डरिंग की बात की जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि यह इन्फ्रेंस कर्व एनालिसिस जो है वो वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है। यह रिवील्ड प्रेफरेंस में हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं हम इसको। इसका मतलब है कि उपभोक्ता यह तो कह सकता है कि ए बी से बेहतर है और ए और बी बराबर है, ठीक है। ऑर्डरल अप्रोच में हम प्रेफरेंसेस को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं बल्कि एक ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। इसलिए यह इंडिफरेंस की बात करता है। अब तो ये समझो कि भैया यह कमजोर वीक ऑर्डरिंग पर आधारित होता है, इतना सफिशिएंट है अभी हमारे जानने के लिए। बाकी एक्सप्लेन इसके स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें तो स्पेशल केसेस 2 केसेस हैं मेन, बाकी इसमें बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। लेकिन मेन अगर बात करें तो हमारे पास 2 केसेस हैं, एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में और एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में। अगर जो वस्तु है वह परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब कि पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तु है, पूर्णतः स्थानापन्न वस्तु है, अगर मतलब जिसको एक के बदले दूसरे को उपयोग किया जा सकता है, तब क्या होगा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब अगर आपने 2 साइड ब्लैक जीन्स ले लिए, ठीक है, तो चाहे वो ब्लैक जीन्स हो चाहे ये ब्लैक जीन्स हो, दोनों ही ब्लैक जीन्स हैं, तो अब एक दूसरे को कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसके बदले उसको उपयोग कर लो, उसके बदले इसको उपयोग कर लो, ये दो। हाँ, तो क्या हुआ कि इसका मार्जिनल रेट ऑफ इसका जो परफेक्ट इसका जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, सीधा सीधा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू है वह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एमआरएस कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी सबसे पहली बात, और दूसरा इसकी वैल्यू एमआरएस की 0 होगी, ठीक, 0 नहीं होगी, सॉरी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा जब अपन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर 2 जूते ले लिए, ठीक है, एक जोड़ी जूते हो, एक लेफ्ट शूज एक राइट शूज, मतलब क्या हुआ कि अगर एक लेफ्ट शूज है और आपके पास चाहे 10 राइट शूज आ जाए तब भी कुछ मतलब रहेगा क्या, कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज किया जा सकता है उनको, क्योंकि वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उनका एक दूसरे का एक साथ में ही उपयोग किया जाना संभव है, अकेले अकेले नहीं किया जा सकता। इस वजह से इनका जो शेप बनता है वो एल शेप बनता है। तो यहाँ पर एमआरएस जो है वो हमको 2 तरीके से देखने को मिलता है कि एमआरएस की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब 0 कब होगी, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, वो उस सेगमेंट में होगी जब एमआरएस जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा हो जाता है, एल में जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट रहेगा, एल का पार्ट में जो हॉरिजॉन्टल वाला सेगमेंट रहेगा वहां पर एमआरएस की वैल्यू 0 होगी, जबकि जो वर्टिकल सेगमेंट रहेगा वहां पर एमआरएस की वैल्यू इनफिनाइट हो जाएगी। तो मतलब हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में इसकी वैल्यू 0 और इनफिनाइट हो सकती है, जबकि इसका शेप क्या होता है, एल शेप होता है। तो ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है ये। एल शेप मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। मतलब इस स्थिति में उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी से स्वतंत्र रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए वह राइट एंगल बनाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस बात का याद रखें, ये स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें आप इसको। अब बात करते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस की। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, आप इसको समझे, इसका मतलब क्या है, हिंदी में अगर देखें तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का अर्थ है कि उपभोक्ता हमेशा किसी वस्तु की या तो अधिक मात्रा को चूज करेगा। अगर आपके पास जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है कि बंडल ए है जहाँ पर 2 सेब हैं और 3 केले, और बंडल बी है जहाँ पर 3 सेब और 3 केले हैं, तो वो किसको चूज करेगा, हमने क्या बात करी, मोर इज बेटर। मोर इज बेटर मतलब जिसमें ज्यादा क्वांटिटी होगी उसको चूज करेगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि या तो दोनों ही क्वांटिटी ज्यादा हो, या तो 2 में से एक कोई क्वांटिटी ज्यादा हो लेकिन दूसरा कम भी ना हो। ऐसा नहीं करना कि जैसे कि पहले 2 सेब और 3 केले हैं और बंडल बी में क्या है, 3 सेब और 2 केले हैं, मतलब एक की क्वांटिटी कम हो गई, तब यह मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं होगा यहाँ पर। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कब होगा, या तो 2 में से 2 गुड्स हैं, अगर एक बंडल है, बंडल में 2 गुड्स हैं, 2 गुड्स में से अगर एक गुड भी ज्यादा होता है तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, और अगर 2 गुड ज्यादा है तब भी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। लेकिन अगर एक ज्यादा है और दूसरा कम है तब वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर एक ज्यादा हो रहा है तो दूसरे को उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, ठीक है, तब जाके हो पाएगा। मतलब कि वस्तु की यह उपभोक्ता हमेशा किसी वस्तु की अधिक मात्रा को कम मात्रा से अधिक पसंद करेगा, क्योंकि अधिक मात्रा उसको अधिक संतुष्टि देती है। अर्थात यदि बंडल में दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिक है या कम से कम एक वस्तु अधिक है और दूसरी कम नहीं है, यह बात याद रखना कि कम से कम एक वस्तु अधिक है लेकिन दूसरी कम नहीं है, तो उपभोक्ता उस बंडल को क्या करेगा, चूज कर लेगा। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि बंडल ए है जिसमें सेब 2 है और केले 3 है, तो अब बंडल बी में हमने क्या किया, क्या उसमें सेब बढ़ गया है, मतलब एक वस्तु क्या है, अधिक है, लेकिन दूसरी वस्तु जो केला है क्या वह कम कर दी गई है, क्या नहीं कर दी गई है, वह 3 की 3 ही है। तो टोटल में हमें बंडल बी में जब 6 चीजें मिल रही हैं, बंडल ए में हमको 5 चीजें मिल रही हैं, तो सीधी सी बात है वो बंडल बी को चूज करेगा।
ओके, समझ में आ गया। इसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बात की जाए तो मतलब ये ऑर्डिनल अप्रोच की बात कर रहा है, इंडिफरेंस एनालिसिस की बात कर रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है, जैसे जैसे क्या होता है कि हम एक उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा को छोड़कर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाता चला जाता है, तो उस प्रकार उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वह क्या रहती है, सेम रहती है। सेम कैसे रहती है कि अगर वह एक वस्तु का उपभोग बढ़ा रहा है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को उसको कम करना पड़ेगा, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। तो इसको दर्शाता है कौन, एमआरएस। ठीक है, कि क्या दर्शाएगा, किस तरीके से दर्शाएगा कि यही जो है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को समान रखने के लिए इसको अपनाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, नीचे लिखा है, ऊपर त्यागी गई इकाइयां अपॉन प्राप्त की गई इकाइयां। ठीक है, चेंज इन गेन अपॉन चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। उदासीनता वक्र किसी भी बिंदु पर एमआरएस जो है, अगर कहा जाए कि इंडिफरेंस कर्व की ढाल क्या है, उसका स्लोप क्या है, तो उसका स्लोप क्या है, एमआरएस ही होता है। एमआरएस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कहलाता है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसका मतलब ये है, इसको हम फिर से एक और बात बताई दे रहा है कि जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो हम उसे पाने के लिए दूसरी चीज की बहुत बड़ी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है हमारी भूख शांत होने लगती है और हम वाई को कम त्यागना चाहते हैं। इसी घटती हुई त्याग की जो दर है, उसी के कारण जो इंडिफरेंस कर्व है उसका शेप कैसा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। जैसे जैसे कि यदि प्रारंभ में उपभोक्ता एक सेब के लिए 3 केले छोड़ता है, फिर एक एक्स्ट्रा सेब जैसे ही मिल जाए उसके लिए 2 केले छोड़ता है, फिर बाद में वो केवल 1 केला छोड़ता है। मतलब क्या है, प्रतिस्थापन करने के लिए उसने क्या किया है कि पहले वो ज्यादा केले को छोड़ रहा था, फिर उसने और कम किया, फिर और कम किया। इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है, घटता चला जाता है। मतलब एमआरएस एक्स वाई, मतलब कि वह वाई की कितनी यूनिट्स को त्यागने को तैयार है एक्स की यूनिट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एमआरएस एक्स वाई इस चीज को दर्शाएगा। अगर एमआरएस वाई एक्स लिखा है तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एक्स वाई और वाई एक्स में अंतर रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, एमआरएस एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स की यूनिट को वो बढ़ा रहा है, जो पहले लिखा रहेगा मतलब उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा, और जो बाद में रहेगा उसको घटाएगा। एमआरएस एक्स वाई लिखा है तो एक्स को बढ़ाएगा और वाई को घटाएगा, और एमआरएस वाई एक्स लिखा है तो वाई को बढ़ाएगा और एक्स को घटाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारी बजट रेखा क्या है, कंज्यूमर बजट रेखा क्या है, व्हाट इज प्राइस लाइन, या इसको बजट लाइन भी कहते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं बजट लाइन की, जिसको प्राइस लाइन भी कहा जाता है। बजट लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, बजट होता है कि नहीं होता। जैसे माँ के पास बजट होता है कि कितने रुपए पैसे खर्च करने हैं, जैसे उनको मिल गए 10,000 रुपये तो 10,000 में उनको पूरा खर्च चलाना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा पैसे हम खर्च नहीं कर सकते, उतने में ही हमको काम चलाना पड़ेगा। तो बजट लाइन क्या है, वह एक प्रकार की रेखा है जो वस्तुओं की उन सभी संभावित कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई इनकम और वस्तुओं की कीमत पर खरीद सकता है, तथा प्रत्येक संयोजन की कुल लागत उसकी आय के बराबर होगी। मतलब ये है कि बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो बजट लाइन क्या बताता है, बजट लाइन एक इस प्रकार की लाइन है जहाँ पर वो सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम उन दोनों गुड्स को परचेज करने में खर्च कर देता है, उन सारी कॉम्बिनेशंस पर। ठीक है, तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रहेंगी बजट लाइन पर। और एक होता है बजट सेट। बजट सेट मतलब कि बजट सेट में वो सारी कॉम्बिनेशंस तो आएंगी ही जो बजट लाइन पर है, उसके अलावा वो सारी कॉम्बिनेशंस भी आएंगी जो उसके बजट में खरीदी जा सकती हैं। जैसे अगर मेरे पास बजट है 100 रुपए का, तो और 2 गुड्स मुझे खरीदनी है, एक गुड है 25 रुपए की, एक है 50 रुपए की। ठीक है, तो बजट लाइन क्या करेगा, बजट लाइन ये बताएगा कि मेरे सारे के सारे 100 रुपए खर्च हो जाए दोनों गुड्स को खरीदने में। मतलब जैसे एक मैंने 50 रुपए वाली खरीदी और 2 खरीदनी क्या 25-25 वाली गुड्स, तो उसमें 100 रुपए खर्च हो गया। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 25 वाली 4 गुड्स खरीद लूँ तो भी मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, या 50 वाली 2 ले लूँ तो भी मेरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। उन सारी कॉम्बिनेशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे 100 रुपए इनकम जो है कंज्यूमर की वो पूरी खर्च हो जा रही है। लेकिन बजट सेट क्या बताएगा, वो सारे कॉम्बिनेशन बताएगा जो उपभोक्ता अपने इनकम में खरीद सकता है। मतलब कि वो उस कॉम्बिनेशन को भी बताएगा जहां पर मेरे पूरे पैसे खर्च नहीं होते। अगर मैंने 25-25 रुपए वाली 2 गुड्स है वो खरीद ली तो 50 रुपए ही खर्च हुए अकेले, तो ये बजट सेट का पार्ट होगा। ठीक है, तो बजट सेट के अंदर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो उपभोक्ता अपनी इनकम से खरीद सकता है। लेकिन जरूरी नहीं
कि उसकी पूरी की पूरी इनकम खर्च हो जाए, तो हम उसको जो सामने जो लिखी हुई है इक्वेशन उससे हम समझ सकते हैं। ये अगर इक्वेशन लिखी पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल टू एम, ठीक है, बजट सेट की इक्वेशन में देखो तो इज लेस देन इक्वल टू एम, मतलब कि जो ये है जितना पैसा खर्च किया है या तो वह बराबर हो सकता है आय के, या तो वह उससे कम हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतने पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, जैसे बाहर हमें उसमें बना हुआ है, तो वो तो खरीद नहीं सकते क्योंकि बजट लाइन से बाहर है, वो हमारे बजट से बाहर है। तो अगर आइटम ही जो है वो कितने का है, अगर 150 रुपये का है, तो आप खरीद पाओगे क्या उसको? नहीं खरीद पाओगे। अब यहाँ पर मैंने जो है इसका स्लोप बताया हुआ है, बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। दूसरा इसका इक्वेशन याद रखना कि माइनस पी वन अपॉन पी टू या फिर माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट याद रखना कि एक्स एक्सेस का जो इंटरसेप्ट होता है एम अपॉन पी एक्स होता है, जबकि वाई एक्सेस का जो इंटरसेप्ट होता है एम अपॉन पी वाई। आप लिख के रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होता है बजट लाइन। और बजट लाइन में अगर ये सारी अगर मैंने इक्वेशन दे दिया, जैसे प्राइस दे दिया, एक्स क्या है ये क्वांटिटी को दर्शाएगा, वाई क्या है क्वांटिटी को दर्शाएगा, पी एक्स क्या है प्राइस को दर्शाएगा एक्स की, और पी वाई क्या है वाई की प्राइस को दर्शाएगा, और एम यहाँ पर क्या है इनकम है। याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब ये बजट रेखा क्या बताती है? एक्चुअली ये परचेसिंग पावर को दर्शाती है कि कंज्यूमर कितना खर्च कर सकता है, ठीक है। और ये याद रखना कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। अच्छा, बजट लाइन जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, ये आप बताना मुझे क्यों होती है, ठीक है। नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है, ग्रुप पर। अब शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन पर अगर हम बात करें कि बजट लाइन शिफ्ट कब होती है, बजट लाइन दो केसेस में शिफ्ट हो सकती है। पहला केस, अगर उसकी इनकम में चेंज आता है। इनकम में चेंज कैसा रहेगा? अगर कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ जाएगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, तो वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? तो बजट लाइन है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही पहले वाले में हम देख रहे हैं, जो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, हमारी इनकम बढ़ गई है। और अगर लेफ्टवर्ड अंदर की तरफ अगर शिफ्ट होती है, इसका मतलब क्या है, इनकम कम हो गई। इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, इनकम कम होती है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। दूसरा बात है अगर प्राइसेस की, अगर दोनों गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, अगर दोनों गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई तो हम अपनी लिमिटेड इनकम में क्या हम उन वस्तुओं की ज़्यादा अमाउंट खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे? तो प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। जैसा कि अगर प्राइस बढ़ी है तो बजट लाइन जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगी, जबकि अगर प्राइस कम होती है तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर प्राइस कम हुई मतलब अब हम उन्हीं पैसों में ज़्यादा आइटम खरीद सकते हैं, दोनों गुड्स की ज़्यादा अमाउंट खरीद सकते हैं क्योंकि कीमत कम हो गई है। इस वजह से ये बात याद रखना। और एक और तीसरी बात भी हम इसमें देखते हैं कि अगर केवल एक ही वस्तु की अगर प्राइस में चेंज आया तो, अब ये दूसरा जो डायग्राम बना हुआ है वह उसी प्रकार का है कि ऐसा कि जो रेड वाली लाइन बनी हुई है वो हमारी बजट लाइन है, ठीक है। अब अगर कीमत केवल किसकी कम होती है, अगर एक्स गुड की कीमत कम होती है तो बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी? केवल एक्स एक्सेस पर ही बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या बताएगा कि अब वो एक्स गुड की ज्यादा आइटम खरीद सकता है। वही अगर प्राइस बढ़ गई तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एक्स एक्सेस पर रखिए, तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई, A2 पर आ गई है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ती है तो वह A2 पर आएगी ए से, और अगर प्राइस घटती है तो वह ए से A1 की ओर चली जाएगी। उसी प्रकार से जब हम लास्ट जो डायग्राम देखते हैं तो उसमें क्या है, ए बी जो है वो बजट लाइन है। तो अगर ए बी से AB2 आती है, इसका मतलब क्या है, प्राइसेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ए बी से AB1 अगर जाती है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस घट गई हैं। इस वजह से हम वाई की गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन। अब मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि मैं पेन से वो कर सकूं, इस वजह से मेरे पास ये टैबलेट ही है, तो मैं इसी तरीके से अभी समझा पा रहा हूँ। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कमेंट करना ना भूलें। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वैसे तो हम बता चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर होता है कि वह अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहता, ठीक है, वह कंजम्पशन नहीं बढ़ाना चाहता, ना ही वह कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, ना ही वह अपना कंजम्पशन घटाना चाहता है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहा जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम है वह संतुलन की स्थिति है। यह वो स्थिति है जहां एक कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम को इस तरह खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और वह इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसको अगर हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से देखें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी तो हम देख चुके थे यूटिलिटी के माध्यम से, जहां पर हमने वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस देखा था। अब हम यहाँ देखेंगे क्या, इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से जब अपन देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने इसमें दो चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है। एक है, सबसे पहले क्या बनाया है हमने, एक बजट लाइन बना दी, ठीक है। ए बी जो है वह बजट लाइन है,
उसके अलावा हमने ये बना दिए क्या, इंडिफरेंस कर्व्स बना दिए। अब तुम देखो, आप डायग्राम को समझे तो इंडिफरेंस कर्व्स जो बनाती है, बजट लाइन क्या बताता है, व्यक्ति की परचेजिंग पावर बताता है कि वह कितना पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अगर देखें कौन सा, IC3 इंडिफरेंस कर्व 3। अब हमें ये पता है कि जैसे जैसे ओरिजिन से दूर चला जाता है इंडिफरेंस कर्व, वैसे वैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व जो 3 है उस पर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा कंज्यूमर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। लेकिन क्या कंज्यूमर के पास उतने पैसे हैं? तो ये जो है बजट लाइन वो क्या बताएगी, पैसे बताएगी, तुम्हारे पास इनकम। तो उतनी इनकम ही नहीं है तो सेटिस्फेक्शन का क्या करेगा? तो IC3 पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब आ जाओ IC1 पे, इंडिफरेंस कर्व क्या दिखा रहा है, जो C से D तक जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, अब ये जो है 2 बार कट कर रहा है किसको, बजट लाइन को। एक पॉइंट C है, एक पॉइंट D है। लेकिन ये क्या है, ये बजट लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन क्या है, लोअर है। अगर इसका कंपेयर किया जाए IC2 से, IC1 में सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा या IC2 में ज्यादा मिलेगा? ठीक है, तो पैसे C पॉइंट या D पॉइंट, C या D पॉइंट, दोनों पॉइंट पर क्या देखने को मिल रहा है कि कंज्यूमर के पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन कम है। लेकिन पॉइंट E जब अपन पहुंचते हैं तो उधर हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट है, मतलब टच करके जा रहा है अकेले। ठीक है, किसको, AB बजट लाइन को। तो और ये वाला जो कर्व है यह किससे, इंडिफरेंस कर्व 1 से ऊपर भी है, मतलब यहाँ पर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है और वह किसके बराबर है, हमारे जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उसके बराबर है। तो इसी के हिसाब से हम इंडिफरेंस कर्व का जब स्लोप लेंगे, उसका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जब बजट लाइन कर्व के स्लोप के बराबर होता है, उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। ठीक है, मतलब IC का जो स्लोप रहेगा वो किसके बराबर होगा, बजट लाइन के स्लोप के बराबर। IC के स्लोप किसके बराबर होता, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर XY। ठीक है, MRS XY जो है वो किसका स्लोप दर्शाएगा, इंडिफरेंस कर्व का। और PX अपॉन PY जो है वह किसका स्लोप दर्शाएगा, बजट लाइन का। तो इस इक्वेशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसकी पहली तो क्या कंडीशन हो गई, ये होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ MRS जो है वह गिरता हुआ जाना चाहिए, मतलब ये कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। जैसे कि हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूशन में, वैसा नहीं होना चाहिए तुमने L बना दिया या स्ट्रेट लाइन बना दी, नहीं। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स शेप का होना चाहिए पहला। दूसरा, MRS कंटिन्यूसली फॉल करनी चाहिए। और तीसरा क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बजट के लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। लेकिन अगर इंडिफरेंस कर्व MRS जो है वह ज्यादा है अगर PX PY से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर क्या करेगा, X की वैल्यू को मतलब उससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है उसको। ठीक है, और पैसा कम खर्च हो रहा है तो क्या करेगा, उसको ज्यादा खरीदेगा। जैसे ही ज्यादा खरीद देगा तो MRS क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे ही MRS गिरेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, PX PY के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्राइस ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो उसको कंज्यूमर कम खरीदेगा। जैसे ही कम खरीदेगा तो उससे सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा मिल जाएगा। जैसे उससे ज्यादा मिल जाएगा MRS बढ़ जाएगा, MRS बढ़ेगा तो MRS PX PY के बराबर हो जाएगा। तो वापस से ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो दोनों स्थिति में हम देख सकते हैं कि MRS XY जो है PX PY के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर की जो ऑप्टिमल चॉइस होगी वो वह पॉइंट होगी जहां पर क्या है, जहां पर उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वह अपनी आय के अनुसार सभी सबसे ऊंचे संभव उदासीनता वक्र पर स्थित होता है। मतलब सबसे ऊंचा संभव, मतलब संभव क्या है, क्या पॉसिबल है, सबसे ऊंचे पॉसिबल IC कर्व पर जब वो पहुंच जाएगा तब समझ जाना कि उपभोक्ता क्या है, संतुलन की स्थिति में है। तो उदासीनता वक्र में पूछा जाए तो ये देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ऑर्डिनल अप्रोच की जब हमने बात करी थी तो उसमें हमने देखा था कि एक और थ्योरी थी जो वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसके हल्के हल्के से 2-3 पॉइंट देख लें। कि सबसे पहले तो यह है जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वह किसने दी थी, पॉल सैमुअल्सन ने दी थी, 1938 में दी थी। ठीक है, अभी तक जो भी हमारी अप्रोचेस थी, डिफरेंस कर्व हो चाहे यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो कैसी थी, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड थी। मतलब हम एज्यूम करते थे कि हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यह देखता है किस बात को, हमारी एक्चुअल चॉइसेस को देखता है। ठीक है, जैसे कि जो है उन्होंने बोला, पॉल सैमुअल्सन ने 1938 में कहा कि मन की बातें छोड़ो, यह देखो कि बाजार में जाकर उपभोक्ता असल में क्या खरीदता है। पूरा आइडिया ये था कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील करता है, तो उसको ऑब्जर्व करो कि उसने क्या खरीदा है, और उसको जैसे ही खरीदा है उसके हिसाब से तुम क्या बनाओ, प्रेफरेंस को तैयार करो, एक्चुअल चॉइसेस को याद करो। ठीक है, तो रिवील्ड प्रेफरेंस जो थ्योरी है यह स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को मानता है। ठीक है, जो हमने इंडिफरेंस कर था वो वीक ऑर्डरिंग पर फोकस था, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग रहेगा। अगर A B से ज्यादा है तो
वो उसको ही चूज करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर ये फोकस्ड है। यहाँ पर वार्प होता है, वीक एंजाइम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस की बात की जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में तो बाद में देखेंगे हम। बस ये याद रखना कि यहाँ पर पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, अभी रिवील्ड प्रेफरेंस के बारे में 2-3 बातें इतना याद रखो कि क्या है कि पॉल सैमुअल्सन ने इसका कॉन्सेप्ट 1938 में दिया था। यह नॉन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है, यह स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर फोकस करती है, प्लस इसमें पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इतना बस अभी याद रख लो, बाकी इसका कॉन्सेप्ट जो है ना एक अलग से मुझे समझाना पड़ेगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इतना हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारा पूरा जो सिस्टम था हमने कर लिया अपने इसके हिसाब से। बाकी जो है ये सारा होमवर्क दिया हुआ है मैंने, इस होमवर्क को आप करके लाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से टाइम लगा के, और आप भेजिए मुझे पर्सनली, मैं बताऊंगा कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं है, सुधार की क्या आवश्यकता है, और आप आंसर जरूर लिखें। आप ये मत सोचें कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको सुधार भी करना है। कोई व्यक्ति परफेक्ट आंसर नहीं लिखता है, ठीक है, लेकिन हम उस परफेक्शन तक रीच करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तभी होगा जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको प्रैक्टिस करना जरूरी है। हिंदी में ये सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, हिंदी में आप देख सकते हैं, ये 7 क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको हल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी ये हमारा ऑर्डिनल अप्रोच जो था वो कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो रहेगा हमारा डिमांड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, बताएं, और बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, बताएंगे वीडियो कैसी है। बुरी है तो मैं उसमें चेंजेस करूँगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट करूँगा अगर कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो। ठीक है, थैंक यू।